व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं और 2 ही लेक्चर्स में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज और कल में हमारा यूनिट 2 कंप्लीट और इसी वीक में 3rd और 4th यूनिट भी करा के, चाहे मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगाने पड़े, इस एक्ट को भी हम समाप्त करेंगे सो दैट हमारा लास्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग शुरू करें और इसी मंथ में उसको भी कंप्लीट करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं कंडीशंस एंड वारंटीज की, क्या क्या है, क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है, सारी चीजें आज समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बच्चों आज की क्लास हमारी रहेगी लगभग 30 मिनट्स की, क्योंकि मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम कम है, मेरी क्लासेस हैं और मैं वीडियो ड्रॉप नहीं कर सकता कि भाई ना करूं, आज वीडियो करनी है तो करनी है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे देनी है तो देनी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। 30 मिनट्स की रखेंगे बट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है, चैप्टर का नाम ही है कंडीशंस क्या हैं और वारंटीज क्या हैं। तो बच्चों देखो इसको ऐसे समझो आप कि जब भी किसी सेलर को कोई सामान बेचना होता है, जब भी किसी सेलर को कोई सामान बेचना है तो वो बायर के आगे कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स रखता है, कुछ बात बताता है कि यार मेरा सामान इतनी अच्छी क्वालिटी का है, या मेरा सामान बाय करने से आपको ये फायदा होगा, मेरे सामान में ये क्वालिटी है, मेरे सामान में ये चीज है, इसीलिए यू शुड बाय माय प्रोडक्ट। तो हर सेलर अपने एंड से पूरी कोशिश करता है कि मेरा सामान बिके और उसको बेचने के लिए वो बहुत सारी स्टेटमेंट्स, बहुत सारे एक्सप्रेशंस को यूज करता है। कुछ स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती बट कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं, एड ऑन्स होती हैं। तो वहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटीज। आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मटेरियल का रीडिंग लगवा देता हूं कि है क्या कंडीशंस एंड वारंटीज। देखो लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द गुड्स, जब एक सेलर सामान बेचता है, he usually makes certain statements or representations with a view to induce the buyer to purchase the goods, ताकि बायर उसका सामान खरीदे जल्दी से जल्दी। Such representations are generally about, वो representations क्या होती हैं, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, क्वालिटी कैसी है, फिटनेस कैसा है उसका बायर्स के पर्पस पे, कि भैया आपका जो पर्पस है उसके लिए वो गुड ठीक भी है या नहीं है, है ना। तब कई बार जैसे कपड़े की दुकान पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग बताते हैं कि भाई मेरे भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है और मुझे इस तरीके की चीज चाहिए, तो बताओ इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कौन सी ड्रेस चलेगी, क्या चलेगा। तो सामने वाला अपनी एडवाइस देता है, चीजें बताता है, वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस रखता है, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स रखता है, कहीं ना कहीं मेरे पर्पस को फिट करने की कोशिश करता है। When these statements do not form a part of the contract of sale, they are not relevant and have no legal effects on the contract. अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो कुछ भी एक तरीके का पार्ट ही नहीं बन रही, नॉर्मल स्टेटमेंट है कोई, उसका सेल से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर वो इररिलेवेंट हो जाती हैं हमारे लिए। बट व्हेन दीज फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड बायर रिलाइज अपॉन देम, दे आर रिलेवेंट। अब हुआ क्या कि सेलर ने जो स्टेटमेंट बोली और बायर ने उस स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए ही वो सामान खरीदा, तो वो रिलेवेंट हो जाती है स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोला कि मेरी क्लासेस हैं, आपने मेरी क्लास में एनरोल कर लिया तो आप फेल हो ही नहीं सकते, 0% चांस कि आप फेल हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा बोल दिया और मैंने बोला कि मेरा कोर्स बाय कर लो, ऑल्दो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है बट फिर भी लेट सपोज मैंने अपना क्लास 11th का कोर्स बेचने के लिए ये स्टेटमेंट बना दिया कि भैया ऐसा हो गया। तो अब मुझे बताओ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी इस बात पे भरोसा करके, ट्रस्ट करके, उस बात पे रिलाई करके मेरे साथ इस ट्रांजैक्शन में एंटर कर लेंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गई। तो ये इस स्टेटमेंट के लीगल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। अगर सामने वाले ने मेरी स्टेटमेंट सुन के कोई चीज कर ली और मैं उस चीज को अंडर परफॉर्म करता हूं या मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, और ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मेन पार्ट हो गया ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लीगल इंप्लीकेशंस होंगे। लिखा हुआ है, बायर रिलाइज अपॉन देम, दे आर रिलेवेंट एंड हैव लीगल इफेक्ट्स। अ रिप्रेजेंटेशन व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ स्टिपुलेशन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, एक स्टिपुलेशन बोला जाता है। शब्द याद रखना, स्टिपुलेशन। However, every stipulation is not of equal importance.
कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशंस होती हैं, जो मेन स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराने में, किसी भी सेल को पूरा कराने में, उसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं। The more significant stipulations contained in a contract of sale have been called as conditions. जबकि जो less significant होती हैं उसको बोलते हैं warranties। समझे? तो अगर मैं आपको सामान बेचने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीजों पर रिलाय करके आपने सामान खरीदा है, तो वो एक कंडीशन है। वहीं पे कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उससे कहीं ना कहीं बस जुड़ी हैं, रिलेटेड हैं, तो उसको हम वारंटी बोलते हैं। सर और क्लियर कैसे होगा? अभी आगे और क्लियर होगा, आओ जरा आपको बताऊं। देखो देखो जरा क्या लिखा हुआ है, कंडीशन एंड वारंटी। सबसे पहले हम कंडीशन की बात करते हैं, फिर हम वारंटी की बात करेंगे। देखो यहां पे एक एग्जांपल भी है, देखो जरा। कंडीशन एंड वारंटी, अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल with reference to the goods which are the subject thereof may be a condition or a warranty। कोई भी स्टिपुलेशन यानी कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्सप्रेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड है, वो या तो कंडीशन होगा या वो वारंटी होगा। ठीक है, अब सबसे पहले कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन इसेंशियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंडीशन जो है वो इसेंशियल होता है मेन पर्पस से। अगर मैं उसको ब्रीच करूंगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है रेपुटिएट हो सकता है। रेपुटिएट होने का मतलब वॉइड हो जाएगा। अगर कंडीशन मैंने ठीक से नहीं परफॉर्म करी तो फिर वॉइड है, और उस चीज के सामने वाले को एक तो सामान जो है वो वापस पैसा देना पड़ेगा और डैमेजेस भी देने पड़ेंगे, जो भी चीजें हैं। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, P wants to purchase a car from Q। लो जी, P बायर है, Q सेलर है, which can have a mileage of 20 किलोमीटर पर लीटर। अब देखो इसने बोला कि मुझे वही गाड़ी चाहिए जिसका माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर होना चाहिए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 20 किलोमीटर पर लीटर होगा तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, फुलफिल्ड होगा। अगर एवरेज ही नहीं है तो बेकार है ना। फॉर एग्जांपल चिंटू गया एक शोरूम में, उसने बोला मुझे गाड़ी चाहिए वो जिसका माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर होना चाहिए। अब जो सेलर है उसने बोला हाँ हाँ पक्का वही गाड़ी देंगे जिसका माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, Q पॉइंटिंग एट अ पर्टिकुलर व्हीकल सेज दिस कार विल सूट यू। अब देखो Q ने क्या बोल दिया कि भैया हमारे शोरूम में 10 गाड़ियां हैं लेकिन दिस कार विल सूट यू, ये बढ़िया है, यही देगी, यही आपका पर्पस फुलफिल करेगी। अब देखो कंडीशन दिया, एक्सप्रेशन दिया और बोला ना कि भैया ये है आपके पर्पस को हल करेगी। अब सामने वाला उस पर रिलाई करेगा, ट्रस्ट करेगा और ट्रस्ट करके सामान खरीद लेगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, लेटर P बाइज द कार बट फाइंड आउट that this car only has top mileage of 15 किलोमीटर पर लीटर। अब देखो ये सबसे मेन एलिमेंट था, उसने बोला था भाई मुझे 20 किलोमीटर पर लीटर वाली ही गाड़ी चाहिए, जबकि एवरेज कितना आ रहा है 15 किलोमीटर। दिस अमाउंट टू अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंडीशन ब्रीच हुआ है बिकॉज सेलर मेड द स्टिपुलेशन विच फॉर्म द एसेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इन दिस केस द माइलेज वॉज अ स्टिपुलेशन दैट वॉज एसेंशियल to the main contract, hence its breach is a breach of condition। यहां पे कंडीशन का ब्रीच हुआ है। समझे क्या कंडीशन क्या होता है? जो मेन एसेंस बनती है, जो स्टेटमेंट मेन एसेंस बनता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसको कंडीशन बोलते हैं बच्चों। अच्छा जी आगे आ जाते हैं। अब वारंटी क्या होता है सर? देखो अब तुम्हें यहां से एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चों। वारंटी क्या होता है? वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल। ये अपने पास लिख लेना, जो कंडीशन होता है वो इसेंशियल एलिमेंट था और जो वारंटी है वो कोलेट्रल है। कोलेट्रल का मतलब इसके साथ चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्ट तो इसी बेसिस पे होता है, लेकिन ये उसके साथ कोलेट्रल है, उसके साथ और जुड़ के चलता है। कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस। हाँ, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता है, इसके अंदर आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप इसके अंदर सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। अब देखो, whether a stipulation is a contract of sale is a condition or a warranty depends in each case of the construction of the contract. A stipulation may be condition though called a warranty in the
कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल समझो जरा। सबसे पहले वारंटी का, राम कंसल्ट श्याम, राम गया श्याम के पास, एक मोटर कार डीलर है, फिर से गाड़ी बेचता है फिर से, फॉर अ कार सूटेबल फॉर टूरिंग पर्पजेज। उसने बोला कि यार मेरा जो पर्पज है ना वो टूरिंग है, कि मुझे टूर करना पड़ता है, मुझे बहुत इधर उधर जाना पड़ता है। टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट श्याम सजेस्टेड मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम। लो जी, श्याम ने बोला कि मारुति ले ले भाई, और राम ने बाय कर ली। द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर द टूरिंग पर्पसेस। क्या बन गई गाड़ी? गाड़ी जो है वो टूरिंग पर्पसेस के लिए अनफिट निकली, वो फिट नहीं निकली। तो अब बताओ जरा, मेन पर्पस था ना टूरिंग पर्पस, वो अनफिट निकली। उसने बोला कि ये ले ले भाई, ये तेरे तेरे पर्पस को हल करेगी, तो वो तो कंडीशन हो गया, राइट। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हियर द टर्म दैट द कार शुड बी सुटेबल फॉर टूरिंग इज अ कंडीशन। ये एक कंडीशन है। इट इज सो वाइटल दैट इट्स नॉन फुलफिलमेंट डिफीट द पर्पस फॉर विच राम परचेजेस द कार। राम इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कार। राम गुड्स को वापस कर सकता है, गाड़ी वापस कर सकता है, और उसके साथ साथ रिफंड भी वो ले लेगा। सही है जी, ये तो उसकी बात होगी कंडीशन की। डन सर। आगे क्या दिया है, अब यहां सुनो फटाफट से। यहां आपको वारंटी की बात करेगा। देखो जरा क्या बोल रहा है, राम बाइज अ न्यू मारुति कार फ्रॉम शोरूम एंड द कार is guaranteed against any manufacturing defect under normal usage for a period of 1 year from the date of original purchase। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जिस दिन भी आपने गाड़ी खरीदी है उस दिन से 1 साल तक गाड़ी की गारंटी है किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की, कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो फिर हम रिपेयर करा के देंगे, रिप्लेस करा के देंगे, व्हाटएवर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। एंड इन द इवेंट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट there is a warranty for replacement of defective part। बोल रहा है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है तो वारंटी है रिप्लेसमेंट की ऑफ द डिफेक्टिव पार्ट इफ इट कैन नॉट बी प्रॉपर्ली रिपेयर। अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता तो हम उसको रिप्लेस करा के देंगे। 6 महीने बाद क्या हुआ, आफ्टर 6 months, यानी उसने गाड़ी 6 महीने यूज करी। 6 महीने यूज करी तो इसका मतलब 6 महीने तक तो उसका पर्पज हल हो रहा था। 6 महीने बाद राम को दिखा कि हॉर्न ऑफ द कार इज नॉट वर्किंग, हॉर्न नहीं बज रहा, हॉर्न नहीं बज रहा। अब मुझे एक बात बताओ, हॉर्न नहीं बज रहा तो क्या गाड़ी वापस कराए कि ले भाई पूरी की पूरी गाड़ी तुम्हारी वापस, मेरा पर्पस नहीं हल हो रहा? क्या तुमने हॉर्न बजाने के लिए गाड़ी ली थी कि ओहो गाड़ी में जाएंगे, कोई दिखेगा तो हॉर्न बजाएंगे? बाइक पे हॉर्न बढ़िया नहीं बजता, गाड़ी लेंगे, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये मेन स्टिपुलेशन तो नहीं है, ये मेन पर्पस तो नहीं है, इसेंशियल चीज तो नहीं है, बट कोलेट्रल है, इंपॉर्टेंट है, साथ में चाहिए भाई, गाड़ी का हॉर्न बजना चाहिए, क्यों नहीं बज रहा? समझे? तो इस केस में क्या होगा, आप गाड़ी वापस नहीं करोगे भाई, सामने वाला हॉर्न ठीक करा देगा, नया डलवा देगा, तुम्हारा कोई नुकसान होगा तो डैमेजेस भर देगा यार, और क्या है, यही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हियर इन दिस केस ही कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, द मैन्युफैक्चरर कैन ईदर गेट इट रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड। वो उसको रिपेयर कर देगा या रिप्लेस कर देगा नए हॉर्न से। राम गेट्स अ राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस इफ ही सफर्ड बट नॉट द राइट टू रेपिडिएशन। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेपिडिएट नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बस आप सही करा के दे दोगे यार, और क्या है। डिफरेंस समझ में आ रहा है कंडीशन में और वारंटी में? कंडीशन इसेंशियल चीज होती है, इसेंशियल आइटम होती है, वारंटी कोलेट्रल होता है बच्चों। ठीक है जी, क्लियर है, परफेक्ट है, डन डना डन डन डना डन 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 सर। अच्छा, मैंने ऊपर एक जगह वॉइड लिखा था बच्चों, वॉइडेबल, ठीक है, हम लोग इसमें ज्यादा बेटर वर्ड यूज करेंगे, वॉइडेबल है। वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, बायर उसको जब चाहे उसको वो कैंसिल आउट कर सकता है, तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर हो जाएगा। प्लीज उसको ठीक कर लेना, नहीं तो कमेंट में सर वॉइड नहीं वॉइडेबल, वॉइड, अभी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया भी नहीं है ना, तुम्हें वॉइड और वॉइडेबल पढ़ाना है, वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास कंडीशन होता है तो कंडीशन में वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द बायर, प्लस वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। और वारंटी के केस में क्या होता है, वारंटी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ डैमेजेस होते हैं, ओनली डैमेजेस क्लेम होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप अपने पास लिख के चलना। ठीक है जी, क्लियर हो गया, डन सर। अब आ रहा है एक डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। देखो मीनिंग हो गया, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन इसेंशियल,
वारंटी इज स्टेपुलेशन कोलेट्रल, जो साथ में होती है, एसेंशियल नहीं है बट साथ में होती है, ठीक है। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, अगर कंडीशन का ब्रीच होगा तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो सकता है, यानी कैंसिल आउट हो सकता है, और डैमेजेस भी क्लेम किए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद अब ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। अब ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। देखो यार, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, तो सीधी सी बात है, अगर आपने कंडीशन तोड़ दी तो उससे कोलेटरल जितनी भी चीजें हैं वो हम कंसीडर करेंगे कि यार वारंटी भी टूट गई। वारंटी टूटी दैट डजंट मीन कि कंडीशन भी ब्रेक हुई है, ठीक है, ये है। अब आ रहा है व्हेन अ कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। कब आप कंडीशन को वारंटी मान सकते हो? अब इस कॉन्सेप्ट में बच्चों क्या है, देखो वेवर जब होता है ना, वेवर कह लो या टर्मिनेशन कह लो, देखो टर्मिनेशन जब होता है कि फॉर एग्जांपल नॉन परफॉर्मेंस है, नॉन परफॉर्मेंस हो रहा है किस चीज का, कंडीशन का, नॉन परफॉर्मेंस हो रहा है वारंटी का। तो अगर कंडीशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा, कंडीशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं करा गया, तो क्या कर सकते हो आप? सर अगर कंडीशन के हिसाब से नहीं चला तो हम लोग इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, प्लस डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। दोनों चीजें मैंने आपको बताई। और अगर वारंटी में कुछ ब्रीच होता है, वारंटी ठीक से परफॉर्म नहीं होती, तो फिर उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, सिर्फ डैमेजेस क्लेम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करते। लेकिन अब इसने क्या बोला, जब हुआ है कंडीशन में ब्रीच, लेकिन हम उसको तब भी वारंटी मान रहे हैं, यानी हम सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर रहे। क्या इसके कुछ केसेस हैं? तो 4 केसेस हैं बच्चों, 4 केसेस है। सेक्शन 13 याद रखना, सेक्शन 13 बोलता है कुछ केसेस हैं जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम क्या मानेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी। इसका मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट को चलने देंगे। जबकि जनरली क्या होता है कि अगर कंडीशन ब्रीच हो रही है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं कि नहीं यार कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, गड़बड़ है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला केस, वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। जब बायर खुद ही बोल देता है कि भाई चल ठीक है यार कोई जरूरत नहीं है, चल छोड़ यार कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही वेव कर रहा है, खुद ही वेव ऑफ कर रहा है, खुद ही खत्म कर रहा है कि ठीक है यार इस कंडीशन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने अपने फ्रेंड को ऑर्डर करा, सपोज करो कि हमारी कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, अभी ऐसा हुआ था लास्ट ईयर में, हमारे जितने बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था तो हमने उनकी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी ट्यूसडे को, ठीक है। और मैंने संडे को अपने फ्रेंड को कॉल करा, क्योंकि उसका ये ट्रॉफीज वगैरह बनाने का बिजनेस है, तो मैंने उसको बोला यार मेरे को ट्रॉफीज चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, ट्रॉफी मैं तब लूंगा अगर तू मेरे को कल इवनिंग तक, मंडे इवनिंग तक दे देगा, नहीं तो फिर मैं नहीं लूंगा, फिर मेरे को ट्रॉफी नहीं चाहिए। तो देखो मेरा जो एसेंस है ना, जो इसेंशियल चीज है वो ये है कि कल इवनिंग तक चाहिए, नहीं तो मेरे लिए बेकार है यार। मेरी मेन कंडीशन तो वही है ना कि कल इवनिंग तक चाहिए, मेरा मेजर चीज तो उसी पे टिकी हुई है ना। अब होता क्या है कि हमारी डेट जो है वो डिले हो जाती है, हमारी डेट आगे चली जाती है। बच्चों ने बोला सर ट्यूसडे को अवेलेबल नहीं है, कॉलेज वॉलेज है, तो हम संडे को आएंगे, संडे को लेंगे आपसे ये पर्टिकुलर अवार्ड्स। मैंने कहा ठीक है यार। फिर मैंने खुद ही अपने फ्रेंड को कॉल करके बोला चल ठीक है यार कोई जरूरत नहीं है, तो आराम से मुझे दे देना, तू मेरे को परसों दे देना, नेक्स्ट डे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताओ बच्चों, क्या बायर ने खुद ही वेव कर दी परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन? खुद ही बोल दिया कि उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक वॉलेंट्री वेवर है बायर की तरफ से। तो पहली कंडीशन ये है अगर बायर खुद ही कंडीशन को वेव कर दे। दूसरा क्या होता है, वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ वारंटी। जब बायर खुद ही एग्री करे, बायर खुद ही बोले चल ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ डैमेजेस दे दो। एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, ए एग्री टू सप्लाई बी 10 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर। ए ने बी को बोला कि ठीक है मैं आपको 10 बैग भेजूंगा फर्स्ट क्वालिटी शुगर 625 रुपए के हिसाब से, फर्स्ट क्वालिटी एक नंबर की शुगर। बट सप्लाई करता है सेकंड क्वालिटी शुगर, देता है उसको हल्के वाले शुगर, लेकिन कितने की, 600 रुपए पर बैग के हिसाब से। अब देखो उसने मांगी थी ए क्वालिटी एक नंबर सबसे ऊपर 625 के हिसाब से, उसने बी क्वालिटी दे दी, बी ग्रेड दे दी, थोड़ी सस्ती वाली दे दी, लेकिन पैसे 625 नहीं लिए, 600 ही लिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बायर है वो या तो उसको कैंसिल कर सकता था, वो बोलता था भाई ये पकड़ अपना सारा सामान, मेरे को तो वही चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, हुआ तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, एंड बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, वो कर सकता है। लेकिन
अगर बायर इलेक्ट करे कि ठीक है यार, ही मे ट्रीट इट एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, वो बोल सकता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेकंड हैंड ही एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करना, मैं उसको रख रहा हूं, बस जो मेरा 25 रुपए पर बैग का डैमेज है, भाई 625 की बात हुई थी, 625 के हिसाब से अगर उसने कोई एडवांस दिया हुआ है और दे रहे हो आप उसको 600 रुपए वाला, तो 25 रुपए का जो डिफरेंस है बस वो क्लेम कर सकता है, वो उसको कंडीशन को वारंटी की तरीके से ट्रीट कर रहा है। ठीक है सर, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, पहला तो परफॉर्मेंस से पहले ही वेव कर दिया उसने, परफॉर्मेंस से पहले ही बोल दिया कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी दे दियो। ठीक है, दूसरे में परफॉर्मेंस के बाद उसने अपनी इच्छा से वॉलेंटरली ये बोला कि ठीक है आई विल ट्रीट कंडीशन एज वारंटी, बस डैमेजेस क्लेम करूंगा। समझे? तो दो केसेस तो ये हैं बच्चों, उसके बाद दो केसेस और हैं। दो केसेस कौन से होते हैं? कंपलसरी वेवर। कंपलसरी वेवर में देखो क्या है, देखो ये तो था वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि एक तो मैं खुद ही कर रहा हूं, वे भी कर रहा हूं मैं कि कंडीशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरे में मैं उसको ट्रीट करूंगा कंडीशन को एज अ वारंटी। एक होता है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब क्या होता है कि भाई परफॉर्म ही नहीं हो सकता। सबसे पहले देखो 4th पॉइंट पढ़ लो, वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ। अगर लॉ ही बोल दे कि भैया ये चीज नहीं करनी, ये चीज परफॉर्म ही नहीं हो सकती, तो मैंने कोई ऐसी कंडीशन रखी हुई है जो परफॉर्म ही नहीं हो सकती, लॉ ने ही उसको एक्सक्यूज कर दिया कि ये चीज परफॉर्म नहीं होगी, ये हमारे यहाँ पे नहीं चलेगी, तो फिर उसमें क्या भाई, कॉन्ट्रैक्ट कैसे अवॉइडेबल है, या किस तरीके से मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करूंगा, किस तरीके से, भाई परफॉर्म ही नहीं हो सकता वो, तो अपने आप ही समाप्त हो गया। राइट? और दूसरा क्या दिया हुआ है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सिवरेबल। नॉन सिवरेबल का मतलब जिसको अलग अलग नहीं कर सकते, चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल और एनी पार्ट। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, बासमती राइस एंड लोअर क्वालिटी राइस मिक्स टुगेदर, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स नॉन सेवरेबल। हुआ क्या, मैंने ऑर्डर करे थे बासमती राइस, ठीक है, मैंने ऑर्डर करे बासमती राइस कितने किलो, 25 किलो, ठीक है जी, और सामने वाले ने क्या करा, 20 किलो बासमती और 5 किलो बेसिक राइस मिला के मेरे को भेज दिए। अब मेरा कंडीशन क्या था, बासमती राइस चाहिए, उसने मिक्स करके मेरे को भेज दिए, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सीधा सीधा ब्रीच कर मानूंगा, मैं तो इसको ब्रीच मानूंगा कि भाई ठीक से परफॉर्म नहीं हुआ, ये तो परफॉर्म नहीं करा गया। अब यहां पे क्या हुआ, सामने वाला अगर ये बोले कि भैया चलो कर लेते हैं अलग, अलग कर दो, बासमती अलग कर दो, सादे अलग कर लो, अब कैसे अलग अलग होंगे भाई, राइस अलग हो ही नहीं सकते, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सिवरेबल एंड बायर हैज एक्सेप्टेड। अब बायर के ऊपर है, बायर ने बोला ठीक है यार मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे डैमेजेस जो हैं वो आप मेरे को दे दो, उस चीज का जो मेरा घाटा है, आपने पैसे 25 किलो बासमती के लिए जबकि दिए सिर्फ 20 किलो, 5 किलो आपने सादे चावल मिला दिए, तो ये जो एक्स्ट्रा डैमेजेस है ना, ये वापस करो, मेरे रिकवर करो, मैं रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस करो क्योंकि नॉन सिवरेबल है, हो नहीं सकता अब, है ना। तो फिर इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स नॉन सिवरेबल, इसमें भी कंडीशन को वारंटी की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो कब कब कंडीशन को वारंटी की तरीके से ट्रीट किया जाता है, दो चीजें हैं, एक तो वॉलेंट्री वेवर है, अपनी इच्छा से आपने वेव कर दिया, और दूसरा कंपलसरी है कि हो ही नहीं सकता अब तो परफॉर्म, क्यों, क्योंकि नॉन सेवरेबल है, अलग अलग नहीं हो सकता। दूसरा, कोर्ट ने ही ऐसी चीज लगा दी, ऐसी सिचुएशन बन गई है कि वो फुलफिल ही नहीं हो सकती। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, कि कब कंडीशन को क्या कंसीडर किया जाता है, वारंटी कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस कंडीशंस आ रहा है सेक्शन 14 से 17, यहां से मैं आपको कल पढ़ाता हूं। आज आप लोग बस यहां तक का एक बार रीडिंग लगा लो, शुरू के थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, कंडीशन को समझ लो, वारंटी को समझ लो, थोड़ा सा और एक बार गो थ्रू कर लो अच्छे तरीके से। कल इसको समाप्त कर दूंगा मैं, जो भी टॉपिक्स बचे हैं कल की क्लास में समाप्त कर देंगे और क्लोज करेंगे इस चैप्टर को भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।